को शुरू करते हैं। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया। ये सारे टेट एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सी टेट हो, बी एड हो, यूपी टेट, डी एस एस पी, पी जी टी, जितने भी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं सबके लिए। तो आप अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे दोस्तों। ठीक है। तो यूनिवर्सलाइजेशन जो हम लोग ने एलिमेंट्री एजुकेशन में देखा था, अगर आपने किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि यूनिवर्सलाइजेशन जो था ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। सेकेंडरी एजुकेशन एक लिंक का काम करता है, एक ब्रिज का काम करता है। ठीक है। हायर एजुकेशन और एलिमेंट्री एजुकेशन के बीच में सेकेंडरी एजुकेशन एक ब्रिज का काम करता है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन के बाद बच्चे जो होते हैं अपना एक कह सकते हैं सब्जेक्ट चुनते हैं, चॉइस चुनते हैं, है ना। डिसिप्लिन में जाने के लिए कौन से सब्जेक्ट, अपने करियर बनाने के लिए कौन से सब्जेक्ट को चुनना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट होता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकेंडरी एजुकेशन। टीचर्स के इम्पॉर्टेंट रोल होता है सेकेंडरी एजुकेशन में, क्योंकि टीचर्स जो होते हैं लर्नर्स को मोटिवेट करते हैं उनके फ्यूचर्स प्लानिंग के लिए। प्रोफेशनल्स कौन सा सब्जेक्ट लेना उन्हें गाइड करते हैं एज अ गाइडर के रूप में। टेक्नीशियन, ब्यूरोक्रेट्स, टीचर, लॉयर्स, मेडिसिन प्रैक्टिशनर, क्या बनना है स्टूडेंट्स को टीचर गाइड करते हैं, क्योंकि किसमें कितनी फ्यूचर है, क्या आगे लेने के बाद कौन सा स्ट्रीम, कौन सी डिसिप्लिन लेने के बाद हायर एजुकेशन में आप क्या बन सकते हैं, किसकी क्या रोल होता है। सारे टीचर्स क्या करते हैं यहाँ पर गाइड करते हैं लर्नर्स को, इसलिए टीचर्स की रोल जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब 2009 में राइट टू एजुकेशन लागू किया गया, ऐसे तो आया था, पास हुआ था, लेकिन 1 जुलाई 2010 को लागू किया गया था। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन का जो था बहुत ज़्यादा ही मांग हो गई थी उसकी। उसके बाद फिर यूनिवर्सलाइजेशन सेकेंडरी एजुकेशन में बात करते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान उसको भी लाया गया सेकेंडरी एजुकेशन को अच्छा करने के लिए, उसको इस सारे प्रोग्राम को लाया गया था। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है। तो आपको पता है कि लाइफ में अगर सक्सेस करना है, चाहे डेमोक्रेसी कंट्री हो या फिर कोई मोनार्की कंट्री हो, ऐसे तो जनरली अभी सब डेमोक्रेसी कंट्री है, उसमें एजुकेशन जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सक्सेस के लिए। ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि इंडिया जैसे कंट्री में एजुकेशन जो है कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और जो सोशियो इकोनॉमिक का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो इतनी बड़ी जनसंख्याएं हैं, तो इसमें एजुकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हम अपने इकोनॉमिक्स को, अपने सोशल कंडीशन को, सोशल बेनिफिट को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है। एजुकेशन जो होता है, एजुकेटेड पीपल जो होते हैं सिर्फ अपने आप को डेवलप नहीं करते हैं, सिर्फ वो एज वेल अपने समाज को, कंट्री को, परिवार को, सारे को डेवलप करते हैं एक एजुकेटेड पर्सन। इसीलिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस एजुकेशन में जैसे कि पहला एलिमेंट्री एजुकेशन जो बच्चों को जिसमें शामिल किया जाता है, उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन जिसमें हायर सेकेंडरी और एक लोअर सेकेंडरी, फिर उसके बाद आपको हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन होता है। इस कैटेगरी में हम एजुकेशन को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जो इंडियन गवर्नमेंट का एक बोर्ड था, MHRD, द मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये एजुकेशन में बहुत सारे प्रोग्रेस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए इनिशिएटिव करते रहते थे। इनिशिएटिव लाइक जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम को लॉन्च किया, मिड डे मील प्रोग्राम को लॉन्च किया, नेशनल लिटरेसी मिशन NLM को लॉन्च किया। तो ये सारे प्रोग्राम जो थे ताकि शिक्षा, एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन से जोड़ा जाए और इसमें प्रोग्रेस, अपने गोल को अचीव किया जाए, है ना। जो यूनिवर्सलाइजेशन एक्चुअली इसमें क्या होता है कि चाहे किसी भी वर्ग का, किसी भी इकोनॉमिक कंडीशन हो, कोई भी सोसाइटी के लोग, धर्म कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सबको इक्वल वे में इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना एजुकेशन में। उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, अपॉर्चुनिटी देनी है, ऑल इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। चाहे किसी भी वर्ग के, हमारे समाज में चाहे किसी भी वर्ग से आता हो, उस सारे को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है ना। चाहे कोई भी कास्ट से हो, क्रीड हो या कोई भी सेक्स हो,
तो जब हमारी आज़ादी मिली हमें, तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे कमिटी बनाई गई थी ताकि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एजुकेशन में अपने गोल को अचीव किया जाए। ठीक है। तो इसके लिए बहुत सारे, जैसे कि फ्री एंड कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करें, तो उसमें इंडिपेंडेंस से पहले भी था कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन वाले बच्चे थे तो उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाए। इसके लिए जब आज़ादी मिली तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 45 में एक डायरेक्ट टू स्टेट पॉलिसी, है ना, डीपीएसपी का डायरेक्ट पॉलिसी ऑफ स्टेट, है ना। तो इस तरीके से उसमें हर एक स्टेट को एक राइट्स दी गई, एक अधिकार दिया गया कि आपको मतलब सारे बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है ना। विद इन 10 ईयर्स जो बच्चे का एज होता है 6 से लेके 14, कोई भी बच्चा जब तक 14 एज कंप्लीट नहीं कर लिया हो तब तक उसे फ्री और कंपलसरी में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए, ये जिम्मेदारी दी गई स्टेट को। ठीक है। तो उसके बाद, लेकिन ये सारे चीज़ें कह सकते हैं कि काफ़ी दिनों तक जो गोल सेट किया गया था एजुकेशन में प्राप्त करने के लिए वो पाया नहीं गया। इसीलिए एजुकेशन को राइट टू एजुकेशन यानी इसे फंडामेंटल राइट्स में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अ, तो 2009 में राइट टू एजुकेशन लाया जाता है, और इसमें सभी तरीके का फैसिलिटी की बात कही जाती है। ठीक है ना, इक्वालिटी की बात की जाती है, इक्विटी की बात की जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब ये हमारा एजुकेशन फंडामेंटल, इससे पहले डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो था डीपीएसपी आर्टिकल 45 में जो था, उसमें स्टेट का जिम्मेवारी दिया गया, अब बच्चों का अधिकार हो जाएगा। तब से इसमें कुछ जस्टिफिकेबल, मतलब कह सकते हैं कि रिमार्केबल वर्क हुआ, है ना। डेवलपमेंट के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन में काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट आई। ठीक है ना। उसके बाद फिर इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, स्कूल को, कम्युनिटी को, कि एक अच्छा मतलब पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शन लेकर आगे बढ़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे जोड़ा जाए। ठीक है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन की वजह से जब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में जब प्रोग्रेस आया, तब इसको देखकर आगे की जब सेकेंडरी एजुकेशन में भी इसे लॉन्च करने की योजना बनी। इसीलिए इंडिया गवर्नमेंट ने एक कमेटी लाई जाती है, जैसे कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA। ठीक है ना। ये मतलब सेकेंडरी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए बहुत सारे स्कीम लाया गया था, बहुत सारे स्कीम को लॉन्च किया गया था, लेकिन RMSA उनमें से सबसे ज़्यादा कह सकते पॉपुलर और अच्छा था, इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव था जो गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया था इन सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइजेशन करने के लिए, सार्वभौमिकरण करने के लिए। तो सार्वभौमिकरण का मतलब आप समझ रहे ही होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करना, एजुकेशन के साथ जोड़ना। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था, ब्रीफली इसको कैसे सेकेंडरी एजुकेशन में एलिमेंट्री एजुकेशन में इसे प्रोग्रेस के लाया जाता है। जब उससे प्रोग्रेस उसमें हो जाती है तो फिर उसको देखकर सेकेंडरी एजुकेशन में भी इसे जोड़ने की कोशिश की जाती है। आपको मैंने बता दिया कि सेकेंडरी एजुकेशन जब से राइट टू एजुकेशन आया आपको 2009 में, तो लेकिन इसको लागू होता है आपका 1 अप्रैल 2010 में। ठीक है। और उस समय जम्मू कश्मीर को छोड़कर सारे स्टेट में इसे लागू कर दिया जाता है, और इसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात होती है उन सारे बच्चों को जो 6 से 14 ईयर्स तक के एज के बीच होते हैं। ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को इसमें बताया गया है। इसमें राइट टू एजुकेशन में लर्नर सेंटर्ड यानी स्टूडेंट सेंटर लर्निंग की बात हुई, ऐसा इन्वायरमेंट, फेयरलेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की बात हुई, प्रोग्रेसिव करिकुलम प्रोवाइड करने की बात हुई। ठीक है। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो था ये काफ़ी ज़रूरी था।
ये हमारे विजन को, हमारे गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है। तो कह सकते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन में जब डेवलपमेंट बढ़ी तो यूनिवर्सलाइजेशन सेकेंडरी एजुकेशन में भी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस गोल को अचीव करने के लिए उस पॉलिसी को यहाँ पर भी लागू करने की बात कही गई। सेकेंडरी एजुकेशन बिकेम्स कैवे 2005 में एक रिपोर्ट पेश की थी। उसने कहा था कि सेकेंडरी एजुकेशन नीड्स टू बी रिकन्स्ट्रक्टेड, ज़रूरत है रिकन्स्ट्रक्टेड के लिए इन द कंटेस्ट ऑफ टुडे एंड टुमारो। RTE Act provide strain to elementary education through its various provisions. It also support secondary education to fulfill its various objective indirectly. RTE टू RTE लगने से, राइट टू एजुकेशन, जब RMSA वगैरह या राइट टू एजुकेशन की बात करें, सब होने से जो 100% इनरोलमेंट एंड रिटेंशन होने लगा एलिमेंट्री लेवल पर जब हुआ, तो इसको देखकर काफ़ी लोग मोटिवेट होते हैं और इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। तो कह सकते हैं सोशियली, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली जो है ये बहुत ही ज़रूरत था स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो एलिमेंट्री एजुकेशन हो चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, ठीक है। तो इसमें राइट टू एक्ट जो था, ये जो सिर्फ स्टूडेंट को एम्फेसाइज नहीं कर रहा था, ये टीचर्स को भी एम्फेसाइज कर रहा था। मतलब कह सकते हैं इस पॉलिसी में मेंशन था कि वेल क्वालिफाइड टीचर्स होनी चाहिए, है ना, एंड वो प्रोफेशनली एक ट्रेंड होनी चाहिए जो बच्चों के डेवलपमेंट में क्या कर सके, हेल्प कर सके, उन्हें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अगर गेम करवा रहे हैं तो ज़्यादा से अच्छे से गेम करवाएं, आगे उसे मोटिवेट करें, उन्हें डेवलपमेंट करने में उन्हें हेल्प करें, है ना। तो इस प्रकार का ट्रेन टीचर्स, क्वालिफाइड टीचर्स अगर रहेंगे तो हमें जो गोल हम लोगों ने सेट कर रखा है वो जल्दी से जल्दी अचीव करेंगे और बच्चे अपने कैरियर में जल्दी क्या करेंगे, अपने एक मुकाम हासिल करेंगे, अपना गोल को अचीव करेंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन में जब गोल अचीव किया गया, बच्चे की डेवलपमेंट बढ़ी, तो सेकेंडरी एजुकेशन इस जो है उसको कंटिन्यू रखा गया और उसमें ज़्यादा मतलब बच्चों को ज़्यादा उसमें एम्फेसाइज बूस्ट करने की ज़रूरत नहीं था, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन उन्हें सारे कुछ फैसिलिटी दे दिया गया था, बता दिया गया था और स्मूथली वो आगे सेकेंडरी एजुकेशन में प्रोग्रेस करते हैं, है ना। इसमें ये बताया गया कि पेरेंट्स और कम्युनिटी मेंबर्स जितने भी होंगे सारे बच्चे के डेवलपमेंट में एलिमेंट्री लेवल पर और सेकेंडरी लेवल पर दोनों पर मदद करें, उन्हें पढ़ने में मदद करें, है ना, उन्हें बताया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा। इस तरीके के इसमें प्रावधान था कि पेरेंट्स को भी और नेबर्स को भी, बच्चे जब घर स्कूल से छूट कर जाते हैं तो उनके जो कम्युनिटी मेंबर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, कैसे बच्चों को गाइड करें कि ताकि उनके डेवलपमेंट और बढ़ सके। तो RTE जो था ये स्ट्रेस फ्री कह सकते हैं इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा था, फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा था, जिससे जो गोल था, है ना, स्टूडेंट कैन रिड्यूस देयर डाउट एंड प्रॉब्लम्स। तो इस तरीके से इन्वायरमेंट जब मिला बच्चों को तो उनके डाउट अच्छे से सॉल्व होने लगी, प्रॉब्लम सॉल्व होने लगा, उनका डाउट और प्रॉब्लम कम आने लगा टीचर्स के पास, क्योंकि टीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे थे बच्चे के साथ। तो और उन बच्चे के अंदर में जो उनका प्रोग्रेस था, उनकी जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी बेटर हो गया सेकेंडरी लेवल पर। अब हम बात करते हैं यूई को कुछ जान लेते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन कैसे सेकेंडरी एजुकेशन में हेल्प करता है और इसमें क्या था। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो था 6 से लेके 14 ईयर्स तक के बच्चों को इसमें शामिल किया गया था और जो क्लास थे इसमें 1 से लेके 8 क्लास तक के थे, ठीक है। इसमें क्या था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजंस, बच्चों को प्रोविज़न मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड करना, इनरोल करना, जब बच्चे स्कूल में आए तो उन्हें कैसे इनरोल्ड किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा नामांकन किया जाए, और जब नामांकन होता है तो कैसे उन्हें रिटेन किया जाए, रोका जा सके। वो मतलब छुट्टियों में हाफ छुट्टी में ब्रेकअप जो होता था, छुट्टी लंच लीजर टाइम, तो उसमें क्या होते थे, फिर बच्चे घर से जाते थे खाने तो घर से लौटते नहीं थे। इस वजह से ये सारे समस्या को ख़त्म करने के लिए मतलब ये सारे पॉलिसी बनी थी कि उन्हें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ख़त्म होने तक उन्हें रोका जाए। तो एलिमेंट्री एजुकेशन जो था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट
रोल प्ले करता है ना, सेकेंडरी एजुकेशन को डेवलप करने में। जो जो रिक्वायरमेंट होती है डेवलपमेंट का, उसे फुलफ़िल करता है। हमारे समाज को मॉडर्नाइज्ड एक सोसाइटी प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर, इफ़ेक्टिव फंक्शनिंग और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, मतलब कह सकते हैं कि ये आपका हेल्प करता है उसको हेल्प बनाने में। अब हम बात करते हैं, जब सक्सेसफुल हुआ एलिमेंट्री एजुकेशन, तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो पाथ था, रास्ता था, काफ़ी आसान हो गए। तो इसमें मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या कुछ मेजर्स टर्म है एलिमेंट्री एजुकेशन, सॉरी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में। जैसे कि इसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, है ना, क्या क्या मेजर्स थे। देख, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजन फॉर स्कूल फैसिलिटी, यूनिवर्सलाइजेशन एनरोलमेंट ऑफ पीपल्स, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन ऑफ पीपल्स एंड क्वालिटी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करना, स्कूल फैसिलिटी, बच्चों को नामांकन करना, एनरोलमेंट करना, रिटेन करना, उन्हें रोक कर रखना, और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करना। यहाँ पर आप देख लीजिए, यूनिवर्सलाइजेशन प्रोविजंस ऑफ स्कूल फैसिलिटी मैंने आपको यहाँ पर बता रखा, जो डिस्कस किया वही सारा कुछ इसमें मेंशन है। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट ऑफ पीपल्स, है ना, इन्हें कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इनरोल किया जाए, उन्हें नामांकन किया जाए, है ना। कोई मतलब एक कह सकते फ्लैक्सिबल टाइम टेबल होना चाहिए, फ्लैक्सिबल एडमिशन का एक पॉलिसी होनी चाहिए। अगर उन्हें पॉलिसी अगर फ्लैक्सिबल नहीं होगा, स्ट्रिक्ट होगा, तो बच्चे का अगर कोई टाइम में एडमिशन नहीं हो पाता है तो फिर दूसरे टाइम में एडमिशन नहीं होगा, इस वजह से पूरा उनका साल बर्बाद हो जाएगा। पीपल्स को कैसे स्कूल में ज्वाइनिंग करने के बाद क्लास में पढ़ने आते हैं, उसके बाद वो घर ना जाएं, है ना, फिर या फिर कहें कि बंक ज़्यादा ना करें, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रोकने की कोशिश किया जा रहा था क्लास में। इसके लिए क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दिया गया, है ना। टीचर्स की क्वालिटी की बात हुई, उन्हें पढ़ाने के टेक्निक पर ध्यान दिया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप कर सके। प्रॉब्लम कंसर्निंग एंसिलरी सर्विस, प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन प्राइमरी स्कूल्स, प्रॉब्लम ऑफ करिकुलम, है ना। तो ये सारे प्रॉब्लम था, उस सारे को दूर करने की कोशिश की। प्रॉब्लम में स्कूल फैसिलिटी, प्रॉब्लम एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारे को दूर करने की कोशिश किया गया। अब हम बात करते हैं कि आरएमएसए कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेकेंडरी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने में। तो आरएमएसए जो था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एमएचआरडी जो पहले था, उसको अब चेंज करके अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट एक अलग बना दिया गया, शिक्षा विभाग, ठीक है। तो इसमें जो ये इट केम इनटू बीइंग आफ्टर सेंट्रल, ये जो आया आरएमएस से पहले कैवे, इसके पहले कैवे का गठन हुआ, उसके बाद ये आया, ठीक है। इसमें क्या था, एलिमेंट्री एजुकेशन की जब प्रोग्रेस हुआ तो सेकेंडरी एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बच्चे एडमिशन लेने लगे, इंटरेस्ट दिखाने लगे पढ़ने के लिए, तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसलिए सेकेंडरी एजुकेशन स्कूल को बढ़ाना होता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बच्चों को रिटेन करना होता है। अब जो भी डिफरेंट था सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, पीपल जो अलग अलग मतलब इकोनॉमिकली जो उन्हें मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, एडमिशन नहीं ले पा रहे थे, या फिर बच्चे 10th पढ़ने के बाद फिर उसके बाद छोड़ देते थे, कमाने चले जाते थे, अपने फैमिली को फुलफ़िल करते थे रिक्वायरमेंट, इन सारी चीज़ों को हटाने के लिए बहुत सारे इस पर काम किया गया है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, सेकेंडरी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए बहुत सारे स्कीम को लॉन्च किया जाता है, जिसमें से आरएमएस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉडल स्कूल को लॉन्च किया जाता है, जिसमें मॉडल स्कूल कहने का मतलब एक आइडियल स्कूल होने की बात कही गई थी, कि जिसमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, गर्ल्स के लिए अलग टॉयलेट हो, बॉयज़ के लिए अलग हो, है ना, साफ़ सुथरी इन्वायरमेंट हो, टीचर्स वेल क्वालिफाइड हो, ट्रेंड हो, क्लासरूम अच्छा हो, गर्ल्स हॉस्टल होनी चाहिए, आईसीटी स्कूल्स होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही गई है। किसके लिए, डिजेबल्स पर्सन के लिए उन्हें अलग से स्कूल होने की बात कही गई। कुछ मेरिट स्कॉलरशिप प्रोवाइड देने की बात कही, कोई बच्चा अगर उन्हें स्पॉन्सर करना है, उन्हें आगे मोटिवेट करना है, तो उन्हें स्कॉलरशिप दिया जाए, है ना। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, आरएमएस जो लाया गया था ये 2012 में लाया गया था, और ये
5 ईयर प्लान जो था, मतलब 11th 5th ईयर प्लान था, ठीक है, 11वीं 5th ईयर प्लान में, ये पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। तो इसको इसीलिए लॉन्च किया गया था ताकि सेकेंडरी एजुकेशन को क्वालिटी वाला एजुकेशन बनाया जाए, है ना, सबको एक यूनिक अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। आरएमएस से लाने का एक और बहुत बड़ी कारण था कि जैसे कि इनरोलमेंट रेट जो आपका 2005-2006 में जो इनरोलमेंट रेट था नामांकन रेट जो था 52%, उसको 5 वर्षों में 75% करना था, यानी 2009-14 तक उसको 75% कर लेना था। और इसका जो मतलब बच्चे का जो एज था 15 से 16 ईयर्स तक कह सकते हैं मेन। फिर उसको बढ़ा, डिजेबल जो पर्सन थे जो काफ़ी जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, कह सकते डिजेबल पर्सन, उनका एज 18 ईयर्स तक का निर्धारित किया गया था। आरएमएसए का जो एम्स था कि एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए सेकेंडरी एजुकेशन में, है ना, जैसे कि और कुछ अपॉइंटमेंट किया जाए, एडिशनल टीचर्स के अपॉइंटमेंट किया जाए, जैसे कि सर्विस ट्रेनिंग फॉर टीचर्स के लिए सर्विस ट्रेनिंग होता रहे डे टू डे, टाइम टू टाइम। आईसीटी इनेबल्ड एजुकेशन, इन एजुकेशन में कंप्यूटर की पढ़ाई को इनबिल्ड किया जाए, इसीलिए करिकुलम एंड टीचिंग लर्निंग परफॉर्म्स इम्प्रूव किया जाए। दिस विजन इन माइंड द फ्यूचर फ्रेम मेनी ऑब्जेक्टिव, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, जैसे कि आपका हैबिट, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से जो स्कूल होनी चाहिए, सेकेंडरी स्कूल के लिए 5 किलोमीटर के अंदर में सेकेंडरी स्कूल होनी चाहिए, 7 to 10 किलोमीटर्स में हायर सेकेंडरी स्कूल होनी चाहिए, है ना। और जो यूनिवर्सल एक्सेस की बात कर रही थी कि 2017 तक लगभग 100% जीईआर होनी चाहिए, ठीक है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की बात हो रही थी। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए, चाहे प्रोवाइडिंग एक्सेस सेकेंडरी एजुकेशन, स्पेशल रेफरेंस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन of the society, the educationally backward, the girls and the disabled children residing rural area। तो जैसे SC ST OBC इन्हें मतलब स्पेशल छूट देनी चाहिए, वीकर सेक्शन से जो आते हैं, जिस सोसाइटी वीकर सेक्शन सोसाइटी से जो बच्चे आते हैं उनको इकोनॉमिकली हेल्प करना चाहिए। तो ये सारे चीज़ों पर बल दिया गया आरएमएसए के द्वारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिर इसी को क्या किया गया कि 1/4/2013 में पैराडाइम शिफ्ट, आपको मैंने बताया पैराडाइम शिफ्ट के बारे में मैं एक वीडियो बना रखा है, अगर आप किसी ने भी नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। पैराडाइम शिफ्ट जैसे आरएमएसए को, जैसे क्या होता है, कोई प्रोग्राम लॉन्च कर दिया जाता है, अब उस प्रोग्राम को लॉन्च करने के बाद कुछ समय को लगा कि इसमें कुछ और सुधार होनी चाहिए, कुछ और ऐड करना चाहिए एडिशनली, तो किया जाता है। पहले की जो पॉलिसी था उसको चेंज करके या फिर उसमें कुछ ऐड करके न्यू पॉलिसी बनाया जाता है, तब उसी को पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पर भी वही किया जाता है, आरएमए से कुछ और सुधार किया जाता है, जैसे कि सेकेंडरी स्कूल्स फिजिकल फैसिलिटी की बात हुई, स्टाफ एंड सप्लाई की बात हुई, लिस्ट अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट की बात हुई कि भाई जो ये सारे फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करनी है तो सही समय टाइम पर स्कूल को एक फाइनेंशियली सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए, चाहे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल बॉडी के द्वारा हो, है ना। मैकेनिज्म, मतलब कह सकते हैं फैसिलिटी फ्रेंडली इन्वायरमेंट की बात की गई, स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन की बात की गई थी, ठीक है ना। इसमें कहा गया कि वही चीज़ की सेकेंडरी स्कूल जो होनी चाहिए 5 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए, और हायर सेकेंडरी स्कूल होनी चाहिए 7 से 10 किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन की सेफ ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट करवाया जाए, रेसिडेंशियल फैसिलिटी कहाँ जहाँ से बच्चे आते हैं, है ना, मतलब डिजेबल पर्सनस के लिए, डिजेबल स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाए। जो बच्चे हिली एरिया साइड में रहते हैं, ऊंची खावर या फिर कह सकते हैं जो मतलब कह सकते हैं कि प्लेन एरिया में नहीं रहते हैं, उन सारे बच्चों के लिए अच्छे से सुविधाएं प्रोवाइड की जाए। क्वालिटी, जो सेकेंडरी एजुकेशन की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो काफ़ी मतलब उससे इम्प्रूव की जाए। इंश्योर डेट ऑल स्टूडेंट परसुइंग सेकेंडरी एजुकेशन रिसीव एजुकेशन गुड क्वालिटी, कह सकते हैं ये इंश्योर गवर्नमेंट को किया जाना होना चाहिए कि सारे बच्चों को क्वालिटी वाला एजुकेशन मिल रहा है ना, उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है।
ये सारे चीज़ें को लेकर ये आरएमएसए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं पॉपुलर हुआ था और सेकेंडरी एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज्ड करने में काफ़ी हेल्प किया था। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग भी सेकेंडरी एजुकेशन को हेल्प करते हैं। डेमोक्रेसी कंट्री में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना होता है ना। लेकिन हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है कि बहुत सारे समस्याएं आती हैं, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या आती है, रिसोर्सेज की प्रॉब्लम आती है, तो हमें फेस करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सारे फैमिली जो है नहीं सरवाइव कर पाते हैं। तो इस वजह से देखते हुए उन्हें मतलब काफ़ी फैसिलिटी देने की बात कही गई, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात कही, एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी की बात कही गई, है ना। जैसे कि मान लेते हैं इसमें बात कही कि बहुत सारे ऐसे हायर एजुकेशन मतलब किसी कारणवश नहीं ले पाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो जॉब में इंगेज हो जाते हैं, कहीं कुछ काम करने लगते हैं, फिर उसके बाद उन्हें पढ़ने का मन करता है। तो नॉर्मल जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि तो उसमें एडमिशन वो नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा एक प्रावधान गवर्नमेंट ने बनाया कि भाई आप घर से आप एडमिशन करवा लीजिए, आकर आप घर पर पढ़ाई कीजिए और जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो आप एग्ज़ाम दे लीजिए। आपको क्लास करने की रेगुलर बेस पर क्लास करने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पर पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी करें और जाके एग्ज़ाम दे लीजिए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने ओडीएल यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग की बात कही थी। ओडी ओपन डिस्टेंस एजुकेशन की बात कही गई थी। आजकल ये ज़्यादा पॉपुलराइज्ड हो रहा है, इसलिए क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री है और हमारे जो इस कंट्री में जो लोग आते हैं वो काफ़ी मतलब उनकी परचेजिंग पावर कम होता है, तो उन्हें इंगेज होना होता है कुछ काम में। तो उन सारे घर पर अगर मान लो उन्हें पढ़ने का शौक़ है तो अपने शौक़ को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, घर से अपने जॉब करते हुए भी पढ़ाई कर सकते हैं। ये फैसिलिटी जो था सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी मतलब कह सकते हैं सबकी बात कही गई थी। हायर एजुकेशन मेनली हायर एजुकेशन पर इस पर किसी प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कही गई थी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी देने की बात कही गई थी। टाइम्स, प्लेस, मोड, पेस, लर्नर, ये सारी चीज़ें। सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेडागोजी फॉर मेकिंग लर्नर अंडरस्टैंड द कंटेंट इजीली, ऐसा मतलब सिलेबस तैयार करने की बात कही गई थी कि बच्चे अच्छे से समझ पाएँ और अपने आप को डेवलप कर पाएँ। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कही गई। इसमें क्या हुआ, एजुकेशन जो है इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हर एक कंट्री का। तो डेवलप करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री में रिसोर्सेज की कमी की वजह से ये सारे चीज़ें जो गवर्नमेंट खुद नहीं कर पाती है, इसीलिए उसने इस बॉडी को इस चीज़ों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कही गई। बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो बंदे होते हैं उन्हें गवर्नमेंट की स्कूल को एक चैरिटी के रूप में, एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, बिजनेस कॉर्पोरेशन के रूप में, है ना, गवर्नमेंट का स्कूल प्राइवेट तरीके से अगर चलाया जाए तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे अच्छे क्वालिटी जैसे स्कूल एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए बहुत पब्लिक लोगों को इनवाइट किया कि आप स्कूल खोलें, और मेरे जो रूल हैं उसको फॉलो करके आप एजुकेशन प्रोवाइड करवाएं अच्छे से अच्छे। इस वजह से लेकिन इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज होती है कि ज़्यादा पैसा ले डेवलपिंग कंट्री में मेनली कि ज़्यादा पैसा लिए पे करना पड़ता है, अनफेयर पेइंग अनफेयर प्राइस, रिपीटेटिंग प्रॉफिट जो होता है बहुत ज़्यादा उन लोग कमाते हैं, टैक्सेस लेते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब टॉर्चर्स करते हैं पैसे के लिए। ये सारी चीज़ें निकल कर सामने आया था डेवलपिंग कंट्री में। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट मतलब इसको अपने पॉलिसी, अपने रूल्स रेगुलेशन से कंट्रोल किया, ठीक है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में आज भी मतलब जो एजुकेशन की जो कह सकते हैं फैसिलिटी है, उनकी जो नीड है वो अच्छा से फुलफ़िल करवाते हैं। तो फाइनली ओवरऑल हम अगर कंक्लूजन की बात करें तो जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो प्रोग्राम लॉन्च किया था एजुकेशन को
बढ़ाने के लिए उसमें से आरएमएसए काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा प्रोग्राम, और जो क्वालिटी और कह सकते हैं कि इक्विटी एजुकेशन प्रोवाइड करने में आरएमएसए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ऑल सेकेंडरी स्कूल्स क्वालिटी टीचर्स ट्रेनिंग प्रॉपर, यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आईसीटी की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे कोर्स की गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करवाया। वोकेशनल एजुकेशन को गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया। एक मतलब जो जेंडर गैप होता है उसको ख़त्म करने की कोशिश किया। प्रोमोट ओपन स्कूलिंग सिस्टम को प्रमोट करने की गवर्नमेंट ने कोशिश किया, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एडमिशन किया जा सके। इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने फाइनली किया, जिसके वजह से आज हमारा देश में जो भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ, और भी सुधार होने की ज़रूरत है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत सुधार हुआ इन सारे स्कीम, इस सारे प्रोग्राम के वजह से हुआ है। तो आप मुझे बताएंगे, आज का सेशन यहीं तक था, आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक था। आप मुझे बताएंगे कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक का आपका दिन बहुत ही अच्छा है।